स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। इससे पहले हम लोग अगले लेक्चर पे चलें तो पीछे क्या हम लोग मध्यकालीन इतिहास में पढ़ चुके हैं उसका एक बार समरी देखते हैं और समरी देखने के बाद हमको आगे बढ़ना है। तो मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम बात कर रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहला लेक्चर सबसे पहला लेक्चर हम लोग देखें किसके बारे में, तो क्षेत्रीय राज्य में देखें या स्वतंत्र राज्य के बारे में देखें, जिसमें आपके पाल वंश हो गया, पाल, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के बारे में देखें, ठीक है, मालवा के बारे में देखें, प्रतिहार के बारे में देखें। इन सबको देखने के बाद हम लोग आ गए सीधे अरब का आक्रमण। अरब के आक्रमण में हमने जाना कि सबसे पहले आक्रमण करने वाले मध्यकालीन में कौन था, तो अरब था। उसमें भी कौन था, मोहम्मद कासिम था, ठीक है। और मोहम्मद कासिम ने भी कहाँ आक्रमण किया था, पंजाब में किया या सिंध में किया था, ठीक है। सबसे पहले सिंध में आक्रमण किया था। उसके बाद अरब के बाद आक्रमण करने वाला कौन हो गया, तुर्की हो गए थे। अगर तुर्की में देखें तो सबसे पहले अल्पतगिन का बेटा था कौन, सुबक्तगिन। अल्पतगिन का बेटा था कौन, सुबक्तगिन। सुबक्तगिन ने आक्रमण किया। सुबक्तगिन ने आक्रमण सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया। उसके बाद इसके बेटा था, ये पुत्र था मोहम्मद गजनवी, वो 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी के बाद कौन आक्रमण किया, गोरी ने आक्रमण किया। और गोरी के बाद कौन बना, कुतुबुद्दीन ऐबक बना। और कुतुबुद्दीन के बाद हमारा कौन सा सल्तनत काल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमने गुलाम वंश की बात किए थे। गुलाम वंश में हमने बताया था 3 वंश के बारे में। एक तो बताया था कुतुबी वंश, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक था। एक बताया था शमसी वंश, जिसमें इल्तुतमिश था। एक बलबनी वंश बताया था, जिसमें बलबनी था। गुलाम वंश की बात करने के बाद हम लोग कहाँ, किसके बाद, इसके बाद आया था वंश खिलजी वंश। खिलजी वंश में सबसे इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी, उसके बारे में बात किए थे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद बात करने के बाद हम लोग तुगलक वंश में आ गए। तुगलक वंश में हम लोग जीएसटी, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक और एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक, जिसमें इंपॉर्टेंट है ये, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए। और चर्चा करते हुए सैयद वंश की स्थापना की है। तो सैयद वंश आया। सैयद वंश में कब आया, जो तुगलक काल था उसी के अंत में तैमूर क्या करता है, आक्रमण करता है। और तैमूर आक्रमण करने के बाद सैयद वंश की स्थापना कौन करता है, खिज्र खान द्वारा किया जाता है, ठीक है। सैयद वंश के बाद हम लोग पढ़े लोधी वंश, ठीक है। ये पहला अफगान वंश था भारत का। तो लोधी वंश पढ़ने के बाद हम लोग लोधी वंश पढ़ने के बाद जो भी सल्तनत कालीन में आर्ट एंड कल्चर था उसके बारे में डिस्कशन किए, या आर्किटेक्चर के बारे में बात की कि कौन कौन क्या बनाया। फिर हम लोग आ गए विजयनगर। विजयनगर पढ़ा, बहमनी पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, और यहाँ से क्वेश्चन निकलने वाला है वो बताया गया। और विजयनगर बहमनी के बाद हम लोग सूफी और भक्ति आंदोलन पढ़े। क्या, सूफी और भक्ति आंदोलन पढ़े। सूफी और भक्ति आंदोलन को खत्म करने के बाद अच्छे से हम लोग अब प्रवेश कर रहे हैं मुगल कालीन में। मुगल कालीन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, कि मुगल का एक आउटलुक लेंगे कि कौन कौन राजा बना था या बादशाह बना था मुगल में। उसके बाद एंट्री करेंगे कि कैसे कैसे बने थे, ठीक है। तो चलिए मुगल काल में चलते हैं। तो सबसे पहले मुगल साम्राज्य की बात करें तो मुगल शासक की बात करते हैं, कौन कौन सीक्वेंस में आया था। तो सबसे पहले आया था बाबर आया था, उसके बाद हुमायूं आया था, देन अकबर आया था। हुमायूं के बाद, अकबर के बाद कौन आता है, जहांगीर आता है, शाहजहां आता है। शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब, 1707 में इसकी मृत्यु होती है। यहाँ से मुगलों का पतन स्टार्ट हो जाता है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में लेक्चर में बताया जा चुका है। और उसके बाद इसमें औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये मुअज्जम या बहादुर शाह प्रथम बनता है। उसके बाद जहांदर शाह बनता है, ठीक, फर्रुख सियार बनता है, रफी उद दराजत और रफी उद दौला बहुत छोटे समय के लिए बनता है, ठीक। इनके बाद मोहम्मद शाह बनता है, अहमद शाह बनता है। उसके बाद आलमगीर द्वितीय बनता है, शाह आलम द्वितीय बनता है, अकबर शाह द्वितीय बनता है, और लास्ट एम्पेरर होता है बहादुर शाह जफर होता है। यहाँ से जहां से मुगलों का पतन स्टार्ट बताया है बहादुर शाह प्रथम से, ये इन सब के बारे में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें चर्चा कर चुके हैं। अब चलते हैं मुगल साम्राज्य के उदय कैसे होता है, ओरिजिन कैसे होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात आता है कि मुगल कौन थे। तो अगर मुगल को देखें तो मंगोल माता की तरफ से चंगेज खां के वंशज थे, माता की तरफ से, और मंगोल उनकी माता थी मुगल की। और तुर्की क्या थे, पिता थे मंगोल के, और वो तैमूर वंश के थे। तो देखें तो चंगेज खान और तैमूर वंश के वंशज दोनों को मिला के कौन बना था, मुगल बना था। लेकिन मुगल स्वयं को क्या क्या मानते थे, तिमूर वंशी मानते थे, ठीक है। बाबर 12 वर्ष की उम्र में गद्दी पे बैठता है। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो फरगना प्रांत में अफगानिस्तान में हुआ था बाबर का जन्म। इसके पिता का नाम क्या है, उमर शेख मिर्जा। एक बार यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। तो उमर शेख मिर्जा नाम था बाबर के। अब हुआ क्या कि ट्रांस ऑक्सिनिया को लेके 3 राज्य लड़ रहे थे। एक था सफवी, दूसरा था अंटोमन
साम्राज्य और तीसरा तिमूर वंश वही बाबर वाला। ठीक है, तो ये तीनों ट्रांसक्सेनिया पे अधिकार करने के लिए ये तीनों लड़ रहे थे। ठीक है, अब ट्रांसक्सेनिया के लिए चलने वाले संघर्ष का केंद्र बिंदु क्या था? ये ट्रांसक्सेनिया का केंद्र बिंदु था समरकंद। कौन सा था? समरकंद बिंदु था इसका। तो समरकंद पे के लिए वर्चस्व बढ़ाने के लिए ये लड़ाई लड़ा जा रहा था। ठीक है, तो तिमोर बंसी जो बाबर था वो समरकंद को 2 बार जीता था। कितनी बार जीता था? 2 बार जीता था बाबर ने। लेकिन ये कुछ ही समय के लिए काबिज रह पाया था समरकंद पे। पहली बार जो समरकंद को जीता था तो वो 1497 में जीता था, और दूसरी बार जीता था इसने 1501 में समरकंद को जीता था। तो बाबर ने समरकंद को, जो ट्रांसक्सेनिया का मेन सेंटर था, उसको 2 बार जीता था और कुछ ही समय तक काबिज रहा था। 1497 में एक बार जीता, फिर उसके हाथ से निकल गया, तो 1501 में फिर दूसरी बार विजय किया। ठीक है, अब आ जाओ सर, ये पुल का युद्ध पूछा जाता है किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये 1502 में हुआ था, बाबर और सैबानी खान के बीच में हुआ था। सैबानी कौन थे? उज्बेक शासक थे। ये सैबानी कौन थे? उज्बेक शासन थे। इसी युद्ध में उज्बेकों ने कौन सी पद्धति? तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। तुलगमा पद्धति क्या होता था? एक छल की पद्धति होता था। कोई अगर मान लो यहाँ पे सेना है तो इसके चारों तरफ सेना क्या कर लेती? घेर लेती थी। उसी पद्धति को बोला जाता था तुलगमा पद्धति। और किसके? उज्बेक से सीखा था बाबर ने। क्यों? क्योंकि सर ये पुल के युद्ध हुआ था, उसमें उज्बेक की तरफ से सैबानी खान लड़ा था और बाबर लड़ा था, और इसमें बाबर क्या हुआ था? हार गया था। ठीक है, और इसी तुलगमा पद्धति का पानीपत की लड़ाई जब होती है प्रथम इब्राहिम लोदी के से, तो उस प्रथम तुलगमा पद्धति का प्रयोग करता है। कौन करता है? बाबर करता है। फिर 1504 ईस्वी में बाबर उधर आक्सिनिया को नहीं जीतता है, तो इधर नजर गड़ाता है काबुल और गजनी पे, और उसको क्या कर लेता है? विजय कर लेता है 1504 में। बाबर का भारत का अभियान के बारे में देखें तो सर्वप्रथम आक्रमण बाबर ने 1519 ईस्वी में कहाँ पे किया था? बाजौर और भीरा पे किया था। तो ये पूछ लिया जाता है कि बाबर का प्रथम अभियान, देखिए यहाँ पे जो हम पढ़ा रहे हैं या लेक्चर ले रहे हैं, यहाँ पे मौखिक रूप से आपके इतिहास के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आपको टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ ये आपको है तो कंसेप्ट क्लियर है या जानते हैं, तो वहाँ पे इतिहास में आप अच्छे करके आए, चाहे कितना भी क्वेश्चन लगा लीजिए। अगर ये सीक्वेंस नहीं जानते हैं, टाइमलाइन नहीं जानते, तो आप गलतियां करेंगे वहां पे, और एक एक नंबर की लड़ाई है। तो बाबर का प्रथम अभियान कौन था? बाजौर और भीरा पे था। कब? 1519 में था। और सर्वप्रथम बारूद और तोपखाने का प्रयोग बाबर ने, अगर बाबर द्वारा कहा जाए तो पानीपत का नहीं था, उससे पहले बाजौर और भीरा में वो बाबर कर चुका था। और अगर बाबर ना हो ऑप्शन में, तो सबसे पहले बहमनी थे, वो प्रयोग किए थे बारूद और तोपों का। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रवृत्ति देखना, क्या नेचर क्या पूछना चाह रहा है, उसके हिसाब से आंसर देना। का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। इसमें कहानी क्या आती है, कैसे पानीपत का युद्ध हुआ, वो देखते हैं। इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था? पहले बात है कि बाबर ने अपना एक दूत भेजा, किसके पास? इब्राहिम लोदी के पास भेजा। क्या बोला? कि जो तैमूर द्वारा विजित क्षेत्र है वो हमें वापस कर दो। किसे बोला? इब्राहिम लोदी। क्यों? तैमूर पिता की तरफ से ये वंशज माने जाते थे मुगल, और उसमें बाबर था। ठीक है, पितृवंशी थे तैमूर, तो वो विजित क्षेत्र मांगने लगा इब्राहिम लोदी। लेकिन वो दूत था ना, वो दूत को जाने नहीं दिया गया इब्राहिम लोदी के पास। दौलत खां एक सूबेदार था लाहौर में, लाहौर के सूबेदार था दौलत खां ने, उसने रोक लिया। तो पहली बात ये हुआ। दूसरी बात देखें कि बाबर के पास भारत पर आक्रमण करने के बहुत सारे न्योते गए। वो न्योता बार बार पूछ लिया जाता है, तो वो देखते हैं कौन कौन न्योता लेके गया था आक्रमण करने के लिए। तो पहला अगर देखें न्योता लेके गया था, तो दौलत खां जो लाहौर का सूबेदार था, उसका बेटा था दिलावर खां। वो न्योता लेके गया था कि भैया तुम ऐसा करो, भारत पे आक्रमण करो। बहलोल लोदी का भी बेटा एक था आलम खां, वो भी न्योता लेके गया था कि तुम आक्रमण करो। और तीसरा इंपॉर्टेंट, राणा संगा ने एक दूत भेजा। क्या बोला दूत से? कि बाबर से कहो कि वो दिल्ली पे आक्रमण करे, और मैं क्या करूंगा? आगरा पे आक्रमण करूंगा। तो ये 3 न्योता गया था भारत पे आक्रमण करने के लिए। ठीक है, तो बाबर सबसे पहले क्या करता है? लाहौर पे आक्रमण करता है। और लाहौर का सूबेदार कौन रहता है? दौलत खां। वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। लाहौर के आगे ये बढ़ता है पंजाब, और वो पंजाब को भी जीत लेता है। ठीक, अब पंजाब से आगे जब ये आगे बढ़ता है, तो इब्राहिम लोदी को पता चलता है कि इधर से बाबर आ रहा है। तो वो क्या करते हैं कि पानीपत में, पहला पानीपत की युद्ध, इब्राहिम की सेना जाके पानीपत में मिलती है, उधर से बाबर की सेना आती है पंजाब की तरफ से, तो पानीपत में मिलते हैं, और वहीं पे पानीपत की पहली लड़ाई होती है। ठीक है ना? तो ये पानीपत की लड़ाई कैसे डेवलप हुई, इसके बारे में देखें। तो पानीपत की लड़ाई में तुलगमा पद्धति और रूमी पद्धति का इस्तेमाल हुआ। तो तोपे, जो रूमी पद्धति थी वो तोपों को सजाने की पद्धति थी, और तुलगमा पद्धति क्या थी? घेरने की पद्धति थी या छल की नीति थी। तो पच्ची कौन थे बाबर की तरफ से? उस्ताद अली और मुस्तफा खान थे। और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी और ग्वालियर के एक शासक थे विक्रमजीत, वो मारे जाते हैं। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और विक्रमाजीत जो ग्वालियर के शासक हैं वो मारे जाते हैं। ठीक है, अब देखो तथ्य में कि तुलगमा पद्धति है वो किससे सीखा था? उज्बेकों से सीखा था। 1506 में बाबर
ने ये फैसला किया कि उस जो बाबर के अनुगामी होंगे वो पातशाह कहेंगे। क्या कहेंगे? पातशाह कहेंगे। पहला आक्रमण कहाँ किया था बाबर ने? तो बाजौर और वीरा पे किया था 1519 में, पहले ही बता चुके हैं। इब्राहिम लोदी पे आक्रमण कौन सा था बाबर का पूछा जाता है। जो इब्राहिम लोदी पे पानीपत का आक्रमण जो था, या पानीपत की तीसरी लड़ाई, सॉरी पहली लड़ाई हुई थी, वो कौन सा आक्रमण था? ये पांचवा आक्रमण था इब्राहिम बाबर का। ठीक है, बाबर का पूरा नाम एक बार पूछ लिया गया था, तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम था बाबर का पूरा नाम। ठीक है, अब देखो रूमी पद्धति या उस्मानी पद्धति क्या होता था कि दो गाड़ियों के बीच में तोपों को सजाना। दो गाड़ी है, इसके बीच में क्या करते हैं? तोपों को सजाना। इसको रूमी पद्धति या उस्मानी पद्धति बोला जाता है। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य या विक्रमाजित से प्राप्त करके किसको दिया था? बाबर ने को दिया था। तो किसने प्राप्त किया था? हुमायूं ने प्राप्त किया था। कहाँ के राजा से? तो ग्वालियर के राजा से, जो जिनका नाम था विक्रमादित्य या विक्रमाजीत बोला जाता है, उनसे प्राप्त किया था और बाबर को दिया था। बाबर को कलंदर कहा जाता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट नाम। पानीपत युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन था? तो गुरु नानक थे। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो पानीपत प्रथम युद्ध के कौन प्रत्यक्षदर्शी था? गुरु नानक थे। देखो, युद्ध के सीक्वेंस लगाने के, कालक्रम लगाने के लिए यूपीपीसीएस का पेड सवाल है। तो हम लोग 1526 में पानीपत का पहली लड़ाई देखें। दूसरा लड़ाई होता है, बाबर लड़ता है, खानवा का युद्ध होता है। ये 16 मार्च 1527 को होता है। ठीक है, पानीपत के बाद। ये क्यों होता है कि जो राणा संगा समझौता किया था कि तुम ऐसा करो, दिल्ली पे आक्रमण करो और हम क्या करेंगे, स्वयं आगरा पे आक्रमण करेंगे, लेकिन वो समझौता भंग करने का आरोप लगाया, वो आगरा पे आक्रमण नहीं किया। तो बाबर इस समझौता भंग करने के खिलाफ में खानवा का युद्ध करता है। बाबर की सेना एक तरफ से रहती है, दूसरी तरफ राणा संघ होता है, और उसके गठबंधन में कुछ राज्य होते हैं या राजा होते हैं, जैसे जो सभी राजपूत राजा थे वो थे। मालवा के मेदनी राय थे, महमूद लोधी था, हसन खां मेवाती था, आलम खां लोधी था। ये सब शामिल थे राणा संगा और उसके गठबंधन सेना में। कौन कौन? सभी राजपूत राजा। मालवा के याद रखना, मेदनी राय भी था, महमूद लोधी था, हसन खां मेवाती था, आलम खां लोधी था। तो ये सब शामिल थे खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो ये पूछा जाता है जिहाद का नारा कौन से युद्ध में बाबर ने दिया था? तो खानवा के युद्ध में। सैनिक का मनोबल बढ़ाने के लिए ये जिहाद का नारा दिया था। मुसलमानों पे लगने वाला तमगा कर को समाप्त करने की घोषणा किया था। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। और खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने ही गाजी का उपाधि धारण किया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि बाबर गाजी की उपाधि कौन से युद्ध के जीतने के बाद किया था? तो खानवा के युद्ध। उसके बाद 27 के बाद ये हमारा 1528 में, 29 जनवरी 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। ठीक, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय, ठीक है, ये मालवा का शासक था। तो ये दे दिया जाएगा कि बाबर और मालवा के शासक के बीच में हुआ था, या मेदिनी राय के बीच में हुआ था चंदेरी का युद्ध। इस युद्ध में भी वो जिहाद का नारा दिया था। खानवा में भी दिया था और चंदेरी में भी दिया था। और चंदेरी और खानवा के युद्ध, दोनों युद्ध में बाबर ने राजपूतों की खोपड़ियों से बुर्ज और मीनार बनाने की आदेश दिया था। अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन बाबर ने कौन से युद्ध में राजपूतों की खोपड़ियों से बुर्ज और मीनार बनाने की आदेश दिया था? तो ये दोनों के युद्ध में। ठीक है, चंदेरी और खानवा के युद्ध में। 28 के बाद हमारा 29 होता है घाघरा के युद्ध, 5 अप्रैल 1529 में। हम लोग सीक्वेंस में देख रहे हो। 26 में क्या हो रहा है? पानीपत का प्रथम युद्ध हो रहा है। 27 में 1527 में क्या हो रहा है? खानवा के युद्ध हो रहा है। ठीक है, खानवा के युद्ध। और 28 में हमने देखा चंदेरी का युद्ध हो रहा है 28 में। और 29 में हम लोग देख रहे हैं घाघरा के युद्ध। तो ये लगातार है, 26, 27, 28, 29, याद रखना है ये सीक्वेंस। ये 5 अप्रैल 1529 को होता है। तो घाघरा का युद्ध जो होता है वो बाबर और अफगानों के बीच में होता है। किसके बीच में? बाबर और अफगानों के बीच में। ये बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध। बाबर की साम्राज्य की सीमा देखें, ये पूछ लिया जा सकता है। तो सिंधु से लेकर बिहार तक, ठीक है, सिंधु से लेके स्टार्ट होकर बिहार तक था यहाँ पे, और इधर से हिमालय से लेके ग्वालियर तक, एमपी तक था। ठीक है, बाबर की मृत्यु कहाँ होती है? आगरा में, और आराम बाग में इसको दफनाया भी जाता है। लेकिन इस बाद में काबुल में इसको दफनाया जाता है। आराम बाग से इसकी अस्थियां निकाल के कहाँ पे दफनाया जाता है? फाइनली काबुल में। तो ये पूछा जाता है कि पहले इंडिया में दफनाया जाता है, बाद में विदेश में किसको दफनाया जाता है? बाबर को दफनाया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि बाबर की मृत्यु कहाँ होता है? आगरा में होता है। और आगरा में इसको, जो आराम बाग है उसमें पहली बार दफनाया जाता है, फिर बाद में वहां से हड्डियां निकाल के कहाँ दफनाया जाता है? काबुल में दफनाया जाता है। ठीक है, अब कुछ बाबर से जुड़े तथ्य हैं, उसको देख लेते हैं। तजुके ए बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखा था? तो तुर्की भाषा में लिखा था। और ये बाबर की आत्मकथा है। सिक्के, जो सिक्के होते थे
वो बाबर ने दो सिक्के चलाए थे, एक तो काबुल में चलाया था जिसका नाम है शाहरुख, और दूसरा कंधार में चलाया था जिसका नाम है बाबरी। तो दो सिक्के चलाया था बाबर ने, तो ये ध्यान रखना, सिक्का बहुत पूछा जाता है। तो बाबर ने शाहरुख चलाया था और बाबरी चलाया था। सुल्तान की परंपरा तोड़कर खुद को बादशाह करने की घोषणा किसने किया था? बाबर ने। तो इसने ही, बाबर ने ही सुल्तान की परंपरा तोड़ के बादशाह की परंपरा को स्टार्ट किया था। और बाबर ने जमीन नापने के लिए गज ए बाबरी पैमाना बनाया था, माप बनाया था, ठीक है। तो ये भूमि नापने का था गज ए बाबरी। नेक्स्ट ये है कि मोबियान जो था, ये किसकी पद शैली या लैंग्वेज थी? पद शैली का विकास किसने किया था? तो ये बाबर ने किया था। तो ये बार बार पूछा जाता है, मोबियान किसने नामक पद शैली को किसने विकसित किया था? तो बाबर ने किया था। अब बाबर जब मृत्यु हो जाती है तो बाबर के 4 पुत्र होते हैं, ठीक है ना। और उन चारों पुत्रों की देखें कि क्या क्या लोकेशन रहता है और कौन किसको राज्य मिला होता है। तो हुमायूं जो होता है वो दिल्ली और आगरा पे होता है। कामरान काबुल और कंधार में। अस्करी जो होता है वो संभल में था। और हिंदार कहाँ पे था? हिंदाल ये अलवर में था। तो ये चारों भाई 4 जगह थे। हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ किया जाता है? आगरा में किया जाता है। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध का अब इंपॉर्टेंस देखते हैं। देखो, पहला ऐसा राजा था हुमायूं जो अपने राज्यों को अपने भाइयों के बीच में बांटा हुआ था, ठीक है। तो जब बाबर मरता है तो ये 4 भाई हैं और चारों को देखो कोई ना कोई जगह या राज्य या प्रशासन क्षेत्र मिला होता है, ठीक है। तो आप चलते हैं कि हमने पहले देखा कि हुमायूं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो राज्याभिषेक हुआ था आगरा में। और हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध का सीक्वेंस पूछ लिया जाता, तो सीक्वेंस देखने जा रहे हैं और किसके खिलाफ लड़ा था हुमायूं। तो चलिए देखते हैं। पहला हुमायूं का देखें, पहला आक्रमण तो कलिंजर पे आक्रमण करता है। और ये पड़ता कहाँ है? कलिंजर किला पूछा जाता है, पूछ लिया गया है यूपीपीसीएस में। तो बुंदेलखंड में। ये शासक कौन था कलिंजर में? तो प्रताप रुद्र देव था। तो कलिंजर पे आक्रमण पहला करता है, ठीक है, 1531 में। दोहरिया के युद्ध लड़ता है 1532 में। किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुमायूं के बीच और मोहम्मद लोदी के बीच में हुआ था। महमूद लोदी कौन होता है? अफगान शासक होता है इससे। तो ये दोहरिया के युद्ध कब हुआ था? 1532 में। फिर बिहार में ही चुनार है, तो चुनार पे घेरा डाला था 1532 में। वहां का शासक कौन था? शेर खां था, या इसी को बोलते हैं शेरशाह सूरी। इसने हुमायूं की अधीनता क्या कर ली थी? स्वीकार कर ली थी। तो ये कहें कि चुनार का पे घेरा शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। बहादुर शाह गुजरात का शासक था। इससे भी संघर्ष हुआ कब? 1535 से 36 ईस्वी के बीच में। मांडू और चंपानेर किला जीता था। किसको? बहादुर शाह को हराकर। और हुमायूं ने जीता था कौन? मांडू और चंपानेर किला। ये कहाँ पे? बहादुर शाह कहाँ का शासक था? गुजरात का शासक था, ठीक है। नेक्स्ट सीक्वेंस में देख रहे हैं तो पांचवा है चौसा का युद्ध। ये 26 जून 1539 में हुआ था। हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। शेर खां का मतलब शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का दूसरा नाम था शेर खां। हुमायूं पराजित हो जाता है इसमें, और शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण किया था। तो चौसा के युद्ध में ही शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण किया होता है। हुमायूं घोड़े सहित क्या करता है? गंगा में कूद जाता है चौसा के युद्ध हारने के बाद। और एक निजाम नामक भिस्ती होता है, उसने उसकी जान बचाता है। तो कौन बचाया इसकी जान? हुमायूं के निजाम नामक एक भिस्ती ने। और इसी के उपलक्ष्य में जब हुमायूं को शासन काल आता है तो भिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाया जाता है। निजाम नामक भिस्ती को एक दिन का बादशाह भी बनाता है कौन? हुमायूं। नेक्स्ट हुमायूं को देखें तो बिलग्राम का युद्ध होता है। ये होता है 17 मई 1540 में। किसके किसके बीच में? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। तो हुमायूं भारत छोड़ के यहाँ भी हार जाता है बिलग्राम के युद्ध में, और यहाँ भी चौसा के युद्ध में तो हारा ही है। जो चौसा के युद्ध में शामिल थे वही बिलग्राम के युद्ध में भी शामिल है। तो हुमायूं क्या करता है? भारत छोड़ के सिंध भाग जाता है। और शेरशाह सूरी ने दिल्ली और आगरा पे अधिकार कर लिया था। तो अब क्या करते हैं? बिलग्राम के युद्ध के बाद ही जो मुगल शासन था, मुगल वंश था, थोड़ी देर के लिए स्थगित हो जाता है। अब दिल्ली और आगरा पे कौन सा? सूर्यवंश की स्थापना होता है। और कौन करता है? शेरशाह सूरी करता है। अब जब हुमायूं छोड़ के चला जाता है तो वो क्या करता है अपने निर्वासन काल में? वो देखते हैं। तो अमरकोट में बिलग्राम युद्ध के पश्चात शरण लेता है। तो सबसे पहले पूछा जाता है बिलग्राम युद्ध के हारने के बाद वो कहां शरण लेता है? तो अमरकोट में लेता है, ठीक है। और ये यहाँ के राजा कौन थे? बिरसाल थे अमरकोट के। हमीदा बानो बेगम से निकाह करता है। यही अमरकोट की हमीदा बानो थी, उनसे वो हमीदा बानो बेगम से क्या करता है? निकाह करता है हुमायूं। और इन्हीं हमीदा बानो बेगम से ही क्या होता है? अकबर का जन्म होता है। उसके बाद ईरान के शाह के यहाँ शरण लेता है अमरकोट के बाद। और 1945 ईस्वी में कंधार और काबुल पे क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है हुमायूं। और किसके? ईरान के सपोर्ट के कारण। फिर 1555 ईस्वी में ईरान के शाह और बैरम खां की मदद से पुनः ये क्या कर लेता है? आगरा और दिल्ली में शासन को प्राप्त करता है, या अपनी शासन पे अधिकार कर लेता है दिल्ली और आगरा पे। तो कब? 1555 में किसके सहयोग से? ईरान के शाह और बैरम खां की मदद से करता है ऐसा, ठीक है।
अच्छा, इससे पहले बिलग्राम युद्ध में बताया था, उसके बाद सूर्यवंश आता है, तो सूर्यवंश के बारे में पढ़ लेते हैं। ये द्वितीय अफगान राज्य है। तो पहला अफगान राज्य कौन है, ये आप सोचो। पहला अफगान राज्य लोधी था, ठीक है ना। तो ये द्वितीय अफगान राज्य किसका था, सूर्यवंश का और शेर खां या शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था, फरीद था। ये बहुत बार पूछा जा चुका है। बहार खान लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी थी। तो ये बिहार का सूबेदार था कौन, बहार खान लोहानी। इसने ही शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दिया था। चौसा के युद्ध के पश्चात शेरशाह की उपाधि धारण कौन करता है, शेरशाह सूरी, ठीक है, या शेर खां। अब शेरशाह के विजय अभियान के बारे में देखें तो पहला रायसेन पे आक्रमण करता है शेरशाह। इसका शासक कौन होता है, पुनर्मल होता है। ये धोखे से इसकी हत्या कर दी जाती है, पुनर्मल की। इस कलंक के कारण, जब ये पुनर्मल की धोखे से जो हत्या कर दी जाती है, इस कलंक के कारण इसका एक बेटा होता है कुतुब खां, वो आत्महत्या कर देता है। अब आत्महत्या कर लेता है क्यों, क्योंकि पुनर्मल की धोखे से हत्या की गई है। तो ये एक दाग लगता है कि इतना प्रतापी राजा का बेटा होते हुए भी धोखा दिया गया है, ठीक है। मारवाड़ पे दूसरा, रायसीना के बाद मारवाड़ पे आक्रमण करता है, अभियान करता है, 1544 में करता है। यहाँ पे मारवाड़ में कौन शासक होता है, तो मालदेव होते हैं। राजपूत सरदार जैता और कुपा की वीरता की बात की जाती है कि कहाँ से जुड़े हुए हैं जैता और कुपा, तो ये मारवाड़ राज्य से जुड़े हैं। सूरी ने, शेरशाह सूरी ने मारवाड़, जो मारवाड़ राज था उसके बारे में ही कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। तो ये कहा था कि जब आक्रमण करने गया था और जैता कुपा इतना वीरता दिखाए थे, तो वो इसी मारवाड़ राज्य के बारे में बोला था कि केवल इसके चक्कर में हम हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुके थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था, किसने बोला था, शेरशाह सूरी ने बोला था, और ये मारवाड़ राज्य के खिलाफ बोला था, ठीक है। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन होता है, कलिंजर होता है, जो बुंदेलखंड में है। वहां के शासक कौन होता है, किरत सिंह होता है। उक्का नामक एक अग्नेय शास्त्र होता है, उक्का नामक अग्नेय शास्त्र, वो फेंक रहा था और वही उसी के ढेर पे जाके क्या हो गया, गिर गया। जैसे उक्का नामक अग्नि शास्त्र था और यहीं उक्का रखे गए, वहीं पे गिर गया और यहीं से फेंक रहे हैं, तो वहीं उसी के फेंकने के कारण उक्का नामक अग्नि शास्त्र से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किसकी, शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधार इंपॉर्टेंट है प्रशासन में। तो इसका प्रशासन कैसा था, अत्यंत केंद्रीकृत था, ठीक है। और संपूर्ण साम्राज्य कितने सरकारों में विभाजित किया था, तो 47 सरकारों में विभाजित किया था। सरकार क्या बोला जाता था, जिले, जिले को बोला जाता था। तो 47 सरकारों में विभाजित किया गया था। अब देखो सिकदार क्या होते थे, पूछ लिया जाए कि शेरशाह सूरी के समय में सिकदार क्या होते थे, तो वो सैनिक अधिकारी होते थे। मुंसिफ ए मुंसिफान क्या होते थे, ये न्यायिक अधिकारी होते थे। लगान मुख्यतः क्या होता था, रैयतवाड़ी होता था शेरशाह सूरी के समय में। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि 3 प्रकार के बांटा था। तो शेरशाह ने अपने उत्पादन के आधार पे भूमि को कितने प्रकार में बांटा था, तो 3 प्रकार के। तो एक अच्छी भूमि, जो मध्यम भूमि और खराब भूमि, ये 3 ही प्रकार में बांटा था शेरशाह सूरी ने, ठीक है। अब देखो जरीबाना शेरशाह की सूरी के समय क्या था, भूमि सर्वेक्षण शुल्क था। तो जरीबाना क्या था, भूमि सर्वेक्षण शुल्क था। महासिलाना क्या था, कर संग्रह शुल्क था, जो कर संग्रह करते थे उसका शुल्क था। गांव में कानून व्यवस्था कौन देखता था, तो चौधरी या मुकदम द्वारा देखा जाता था। तो गांव में कानून व्यवस्था या लोकल बॉडी प्रशासन कौन देखता था, चौधरी या मुकदम, ये पूछा जा चुका है। शेरशाह सूरी मार्ग या जीटी रोड का निर्माण कराया था, ठीक है ना। तो शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था। सिक्का कौन चलाया था, वेरी इंपॉर्टेंट, इसने रुपया चलाया था, ये चांदी का था 180 ग्रेन का, और इसने दाम चलाया था, तांबे का था और 380 ग्रेन का था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। शेरशाह सूरी के बारे में कानूनगो ने क्या कहा था कि वह बाहर से तो मुस्लिम लेकिन अंदर से क्या था, हिंदू था। किसके बारे में बोला था, शेरशाह सूरी के बारे में। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट हेमू के बारे में बात करते हैं। ये अंतिम हिंदू सम्राट था। शेरशाह सूरी के बाद मोहम्मद आदिल शाह बनता है, ठीक है, और हेमू को प्रशासन में शामिल करता है। आयोग और दुराचारी होता है कौन, मोहम्मद आदिल शाह। और चुनार को क्या बनाता है, राजधानी बनाता है कौन, मोहम्मद आदिल। और इसी के समय में हेमू क्या करता था, प्रशासन को देखता था। अब हेमू ने 24 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें से वो 22 जीता था। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और दिल्ली के गद्दी पे अंतिम हिंदू सम्राट बैठा था, ठीक है। हुमायूं द्वारा पुनः राज की प्राप्ति की जाती है। होता क्या है कि 1545 में काबुल और कंधार पे अधिकार कर लेता है और 1555 में लाहौर पे अधिकार कर लेता है। फिर मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है 15 मई 1555 में। ये सतलज नदी के किनारे में होता है, पंजाब में होता है। ये मछलीवाड़ा पंजाब में पड़ता है और किसके बीच में होता है, तो हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खां और तातर खां के बीच में होता है। तो ये अफगान सरदार थे, उनके बीच में होता है। और फिर इसके बाद वो क्या कर देता है कि अपने गद्दी का पुनः प्राप्ति कर लेता है, कौन, हुमायूं। देखो एक और युद्ध है, सरहिंद का युद्ध हुआ था। ये 22 जून 1555 में होता है। ये किसके बीच में होता है, अफगान के बीच में और ये मुगल सेना के बीच में होता है। अफगान कौन होता है, सिकंदर सूर होता है, और मुगल सेना में नेतृत्व करता कौन होता है, बैरम खां होता है।
पुनः मुगलों का शासन स्थापित हो जाता है। तो सरहिंद युद्ध के बाद हुमायूं का हुमायूं का शासन क्या हो जाता है, फिर से स्थापित हो जाता है। तो सरहिंद के युद्ध के बाद होता है, ये ध्यान रखना। ठीक, कुछ फैक्ट हैं उसको देख लेते हैं। 23 जुलाई 1955 में हुमायूं पुस्तकालय से की सीढ़ियों से क्या कर जाता है, गिर जाता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। तो 55 में वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से पूछा गया है ये कि कौन किसकी मृत्यु हुई है। हुमायूं सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। ठीक है, एकमात्र मुगल शासक जिसने अपना साम्राज्य भाइयों में बांटा था। तो वो हमने 4 भाई बोला था ना, चारों का अलग अलग क्षेत्र था। ठीक है, तो वो सब में बांटा था। तो एकमात्र मुगल शासक है जिसने अपना साम्राज्य भाइयों में बांटा था, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक, अब अकबर का देखते हैं। अकबर में का जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 में। कहाँ हुआ था, अमरकोट में हुआ था और राणा बिरसाल के यहाँ हुआ था। जब याद है कि राणा बिरसाल के यहाँ अमरकोट में हुमायूं रुका था, ठीक है ना, हुमायूं रुका था, वहां पे इसका जन्म होता है। पूरा नाम क्या था अकबर का, तो जमालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम था। इसकी माता का क्या नाम था, हमीदा बानो बेगम था। राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 14 फरवरी 1556 में पंजाब के कालानौर में हुआ था। पंजाब के कालानौर में हुआ था, ये ध्यान रखना। मिर्जा अब्दुल कासिम ने राज्याभिषेक कराया था। किसने कराया था, तो मिर्जा अब्दुल कासिम ने इसका राज्याभिषेक किया था अकबर का। मकबरा कहाँ है अकबर का, तो सिकंदरा है या आगरा में है। ठीक है, अब देखते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 में, जबकि 1526 में पहला हुआ था। ठीक है ना, किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये मुगल के बीच में हुआ था और आदिल सुर के वजीर हेमू में। तो अकबर की तरफ से देखें तो संरक्षक कौन था, बैरम खां, वो लड़ा था। और मोहम्मद आदिल सुर के वजीर जो थे हेमू। तो अकबर और हेमू के बीच में ये पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, अब तिलवाड़ा का युद्ध देखें तो अकबर के वयस्क होने के बाद बावजूद बैरम खां शासन का बागडोर स्वयं अपने पास रखना चाहता था। ठीक है, कौन, बैरम खां। अकबर क्या थे, वयस्क हो गए थे। इससे पहले बैरम खां के अंडर में संरक्षण में ये क्या बने हुए थे, राजा बने हुए। फिर क्या करता है कि जब बैरम खां अकबर के खिलाफ क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है, उसी के खिलाफ तिलवाड़ा का युद्ध होता है और बैरम खां क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। और बैरम खां का पुत्र कौन होता है, अब्दुल रहीम खाने खाना। पर्दा प्रशासन कब से कब तक रहा, तो 1560 से 62 के बीच में पर्दा प्रशासन रहा। क्या था, अकबर के शासन में अकबर के परिवार की महिलाएं प्रभावशाली रही थी, उसी को बोला जाता था पर्दा शासन। ठीक है, अब अकबर का राजत्व सिद्धांत देखें तो राजा के पद को दैवीय देन माना, राजा को दैवीय प्रकाश माना। ठीक है, जिसके आगे सबको क्या होता था, झुकना अनिवार्य होता था। तो पहले दैवीय देन माना राजा के पद को, और राजा को दैवीय प्रकाश माना, जिसके आगे क्या है, सबको झुकना अनिवार्य है। राजत्व उदार निरंकुशता पे आधारित थी। तो इनका राजत्व का सिद्धांत था वो उदार निरंकुशता पे आधारित थी। राजनीतिक व्यवस्था पे कट्टरवाद का प्रभाव कम था। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था पे कट्टरवाद का प्रभाव क्या था, कम था। अकबर द्वारा साम्राज्य विस्तार के बारे में देखते हैं तो अकबर ने सबसे पहला मालवा अभियान किया था 1561 ईस्वी में। ये पहला आक्रमण था। शासक कौन था मालवा का, तो बाज बहादुर था। मुगल सेना का नेतृत्व कौन किया था, तो आदम खां और पीर मोहम्मद खान ने किया था। और रानी रुकमती बाज बहादुर की पत्नी थी, उन्होंने आत्महत्या कर लिया था इस मालवा अभियान में। तो अकबर का सबसे बड़ा पहला अभियान कौन था, मालवा का अभियान था। फिर आते हैं गढ़कटिंगा अभियान। ये हुआ था 1564 ईस्वी में, जबलपुर में पड़ता है, गोंडवाना क्षेत्र में। रानी दुर्गावती शासक थी यहाँ पे और आसफ खान कड़ा का सूबेदार था। ठीक है ना, ये इनके बीच में होता है और छुरा घोंपकर आत्महत्या कर लेती है कौन, रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती किसके समय में थी, अकबर के समय में। ठीक है, और ये गढ़कटिंगा में थी, या कहाँ पड़ता है, जबलपुर गोंडवाना क्षेत्र में। नेक्स्ट है राजस्थान अभियान। अकबर की राजपूत नीति क्या थी, दमन, सहयोग और समझौता। ये पूछ लिया जाता है कि अकबर की राजपूत नीति क्या थी, तो दमन, सहयोग और समझौता। पहले दमन करो, फिर सहयोग करो, फिर समझौता करो। अकबर 1572 तक दमन की नीति अपनाया, 72 से 78 तक सहयोग प्राप्त करने की नीति अपनाया, 78 के बाद समझौता की नीति अपनाया। तो 78 के बाद क्या था, समझौता की नीति। राजस्थान पे आक्रमण करने के कारण क्या थे, गुजरात और मालवा तक पहुंचने का मार्ग था राजस्थान। राणा उदय सिंह द्वारा बाज बहादुर जो मालवा के शासक थे और मिर्जा जो संभल को, बाज बहादुर एवं मिर्जा को क्या किया था, शरण दिए थे कौन, राणा उदय सिंह। तो इसलिए राजस्थान पे आक्रमण किया। हुमायूं द्वारा राजपूतों को दमन या मित्रता का सलाह दिया जाना भी एक कारण था। साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करना भी एक कारण था। घटनाक्रम क्रम देखें तो क्या होता है, 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था, तो भारमल कछवाहा। कछवाहा शासक था आमेर का। ठीक है, तो भारमल कछवाहा शासक ये पहला राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता क्या की, स्वीकार की थी। तो ये पूछा जा चुका है। और 1562 में ही मेड़ता पे इसने क्या कर लिया था, अकबर ने अधिकार कर लिया था।
1568 में 4 महीने घेराबंदी के बाद भी मेवाड़ अधीनता स्वीकार नहीं किया था। कब? 1568 में। 1569 में रणथंभौर पे क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। और 1570 में मरवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, मुगल आधिपत्य क्या कर लेते हैं? स्वीकार कर लेते हैं 1570 में। फिर हल्दी घाटी का युद्ध देखते हैं। ये पृष्ठभूमि देखते हैं कि मेवाड़ जो होता है मुगल का अधीनता क्या करता है? स्वीकार नहीं करता है। 1568 में 4 महीने घेराबंदी पे भी राजा उदय सिंह ने स्वीकार नहीं किया था। 1572 में महाराणा प्रताप का राज्यारोहण होता है। अब क्या होता है? अकबर द्वारा दूत मंडली भेजी जाती है मरवाड़ में। तो पहला जलाल खां जाता है, राजा मानसिंह, ठीक है, उसके बाद राजा मानसिंह गए होते हैं और भगवंत दास गए होते हैं लास्ट में टोंडरमल को। तो इतनी दूत मंडली को भेजा जा चुका था कहाँ पे? मरवाड़ में। तो जलाल खां, राजा मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। महाराणा प्रताप जो भगवंत दास गए थे, भगवंत दास के साथ अपने पुत्र अमर सिंह को अकबर के दरबार में भेजा था, ठीक है, भगवंत दास के साथ। लेकिन अकबर ने महाराणा प्रताप को सशरीर दरबार में उपस्थित होने का बात कही थी और उपस्थित होकर क्या कहा था कि अधीनता स्वीकार करने की शर्त रखी थी, ठीक है। जो भगवंत दास के साथ गया था तो ये वार्ता कुछ सफल भी हुई थी, लेकिन जब सशरीर उपस्थित होने की बात कही थी तो यहाँ पे क्या हो गया था? ये विफल हो गया था। इसी कारण ये भगवंत दास वाला भी क्या हो गया? विफल हो गया। तो ये इतनी विफलता के बाद फिर फाइनली 1576 ईस्वी में युद्ध होता है। किसके बीच में? मुगल सेना का नेतृत्व कौन करता है? राजा मानसिंह करते हैं, इंपॉर्टेंट है। और महाराणा प्रताप और अफगान सेना दोनों साथ में मिलते हैं। तो अफगान सेना का नेतृत्व कौन करता है? हकीम खां सूर करता है। ये पूछा जा चुका है, तो हकीम खां सूर। इन दोनों के बीच में फिर क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है। राणा ने चावंड को नई राजधानी बनाया। तो चावंड को क्या बनाया? नई राजधानी बनाया। अब बढ़ते हैं गुजरात अभियान। 1572 के अंत तक गुजरात पहुंच गया अकबर। अहमदाबाद जीता, दक्षिण गुजरात जीता, उसके बाद सूरत पे कब्जा किया। अकबर द्वारा गुजरात का सूबेदार किसको बनाया गया? खान ए आजम अजीज कोका को बनाया गया। तो अकबर द्वारा गुजरात का सूबेदार किसको बनाया गया? खान ए आजम अजीज कोका को, ठीक है। फिर 1585 में काबुल पे अधिकार करता है। 1585 में काबुल पे अधिकार करता है। उसके सूबेदार किसको बनाया जाता है काबुल का? मान सिंह को। 1587 में कश्मीर पे कासिम खान द्वारा याकूब खां को हराकर कश्मीर पे अधिकार कर लिया जाता है। अकबर का अंतिम कार्रवाई कहाँ था? कंधार को। तो कंधार को मुगल साम्राज्य में शामिल करना था। अकबर का अंतिम कार्रवाई क्या था? कंधार को मुगल साम्राज्य में शामिल करना था। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखना। अब अकबर के 9 रत्न के बारे में देख लेते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अकबर के नवरत्न पे। अकबर के नवरत्न में पहला नवरत्न है बिरबल। बिरबल का जन्म कहाँ हुआ था? कालपी में हुआ था। बचपन का नाम क्या था इनका? महेश दास था। और भगवान दास बिरबल को अकबर के पास पहुंचाया था। और भगवान दास थे कौन? ये भरमाल जो आमेर में रहते थे उनके पुत्र थे भगवान दास। अब बिरबल कविराज यम राजा की उपाधि इसको बिरबल को किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। क्या? कविराज और राजा की उपाधि। न्याय विभाग का ये सर्वोच्च अधिकारी था। कौन? बिरबल। दीने इलाही धर्म स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बिरबल था। और इसकी मृत्यु, बिरबल की मृत्यु यूसुफ जई कबीले के संघर्ष में हो गया था, ठीक है। तो ये याद रखना। दूसरा नवरत्न में अबुल फजल था। ये आईने अकबरी लिखा था, अकबरनामा की रचना किया था। आईने अकबरी और अकबरनामा की क्या किया था? रचना किया था। कौन? अबुल फजल। दीने इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित था। तो पूछा जाता है दीने इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल था। हत्या इसका शहजादा सलीम अर्थात जहांगीर ने करवाई थी। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शहजादा किसने अबुल फजल की हत्या कराई? तो शहजादा सलीम या जहांगीर ने कराई। तीसरा था तानसेन। तानसेन कहाँ का रहने वाला था? ग्वालियर का था। इसको उपाधि क्या मिला था? कंठ भरण बाड़ी विलास का। किसने दिया था कंठाभरण बाड़ी विलास का? अकबर ने उपाधि दिया था। और इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। ये हिंदू था लेकिन इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। कौन? तानसेन। अब्दुल रहीम खाने खाना ये चौथे थे नवरत्न में। ये बैरम खान के क्या थे? पुत्र थे। पालन पोषण किया था किसका? अकबर का। और बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये अब्दुल रहीम खाने खाना थे। ये इंपॉर्टेंट है कि बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना। लेकिन बाबर नामा किस भाषा में लिखा गया मूलतः? तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। और किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था। पांचवा हमारे नवरत्न में आते हैं मानसिंह। ये आमेर राजा भारमल का क्या थे? पौत्र थे। भगवान दास का पुत्र माने जाते हैं। कौन? मानसिंह। और मेवाड़ जो हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था मेवाड़ राज्य से काबुल, बंगाल, बिहार अभियान में मुख्य भूमिका कौन निभाया था? मानसिंह ने निभाया था। तो याद रखना हल्दी घाटी में मुगल की तरफ से मानसिंह लड़े थे। टोडरमल छठा था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? सीतापुर में हुआ था। अकबर से पहले ये शेर शाह सूरी के यहाँ नौकरी करता था, ठीक है। और दहसाला या भूमि सुधार की व्यवस्था कौन लाया था? ये टोडरमल लाया था। दीने इलाही धर्म को स्वीकार नहीं किया था। तो कौन था जो दीने इलाही धर्म को स्वीकार नहीं किया था? तो वो टोडरमल था, ठीक। अब देखो फैजी 7वें नवरत्न में देखते हैं। तो 7वें नंबर में ये फैजी थे। ये राजकवि थे और
ये अकबर के काल में राजकवि थे। और किसने दिया था राजकवि का पद? ये अकबर ने दिया था। फैजिन लिलावती जो गणित पुस्तक था उसका फारसी में अनुवाद किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। हकीम हुमाम ये 8वें थे, ये अकबर के रसोई घर का कार्य संभालते थे। तो हकीम हुमाम कौन थे? रसोई घर का कार्य संभालते थे। मुल्ला दो प्याजा ये अरब के रहने वाले थे, मुल्ला दो प्याजा, और बुद्धिमानी और वाक्पटुता में निपुण थे। कौन? मुल्ला दो प्याजा। अब अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं देखते हैं। ये कालक्रम आपको याद ही रखना है क्योंकि यहाँ से कालक्रम पूछा जाता है। तो 1562 में दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था। 63 में क्या? तीर्थ यात्रा किया था। और 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। तो द जीजा जजिया, ठीक है। तो दत्त जीजा हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में रखा है दतिया। दत्त मतलब दास प्रथा, और द का मतलब तीर्थ यात्रा, जीजा का मतलब जजिया कर। तो ये 64 तक लगातार है, 62, 63, 64। तो 62 से स्टार्ट करना, 64 तक पहुंच जाना। अब देखो ये 3 साल के गैप के बाद ये आता है 1567 में मनसबदारी व्यवस्था, ठीक है। तो एम नोट कर दिया इसका। और 1571 में फतेहपुर सिकरी का स्थापना होता है। ये 4 साल का डिफरेंस है, तो फतेहपुर सिकरी का स्थापना। फिर 1575 में इबादत खाने का निर्माण करता है, तो ये लिख दिया। और 1579 में दहसाला प्रणाली का घोषणा करता है। तो इसको एम फेड से याद रखेंगे। किससे? एम फेड से। सिर्फ एक का डिफरेंस 3 साल का था, बाकी सबका 4-4 साल पे डिफरेंस था। तो देखो हमने बताया था ना कि 64 में वहां खत्म किए थे, तो यहाँ पे 64 याद रहेगा मेन। 1564 याद रखोगे तो ये 3 साल जोड़ो और उसके बाद 4-4 साल जोड़ते जाओगे तो ये निकलता जाएगा। एम फॉर मनसबदारी, एफ फॉर फतेहपुर सिकरी, ई फॉर इबादत खाना, और डी फॉर दसला प्रणाली का घोषणा किया था। दत्त जीजा और एम फेड से आप याद रख सकते हैं, आसान है। सिर्फ ये 3 साल का ये डिफरेंस याद रखना है कि 1564 से, एक तो याद रखना है कि 62 से स्टार्ट होकर 64 तक गया, ठीक है। तो इसको दत्त जीजा से देखें, और 64 से स्टार्ट करोगे तो पहले 3 साल जोड़ोगे, उसके बाद 4-4 साल जोड़ने चार चार साल जोड़ते जाना है, और उसे एम फेड याद रखना है, ठीक है। और एम फेड में देखो एम फॉर मनसबदारी, एफ फॉर फतेहपुर, ई फॉर इबादत खाना, और डी फॉर दहसाला प्रणाली का घोषणा, ठीक है। तो ये याद रखना है। 1580 में साम्राज्य को 12 सूबे में विभाजित किया, ठीक है। कौन? अकबर ने। दक्षिण विजय के बाद सूबों की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। 1582 में दहसाला प्रणाली लागू और दिने इलाही की घोषणा किया। तो दहसाला प्रणाली लागू कब हुआ था? 1582 में। और 1583 में इलाही संवत की स्थापना किया था। कौन? अकबर ने। अब अकबर की धार्मिक नीति, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति का उद्देश्य क्या था कि सार्वभौमिक सहिष्णुता स्थापित करना। सार्वभौमिक सहिष्णुता स्थापित करना ये अकबर की धार्मिक नीति का उद्देश्य था। इस्लामी सिद्धांत के स्थान पे सुलह कुल की नीति लाया गया था। अकबर के धार्मिक विचारों पे अब्दुल लतीफ का प्रभाव था। तो अकबर के धार्मिक विचारों पे पूछा जाता है किसका प्रभाव था, तो अब्दुल लतीफ का प्रभाव था। इस्लाम के मूल तत्वों को समझने के लिए इबादत खाना का निर्माण कराया था। तो इबादत खाना का निर्माण क्यों कराया था? इस्लाम के मूल तत्वों को समझने के लिए। उलमाओं से धार्मिक विषयों पे मतभेद समाप्त करने के लिए मजहर घोषणा पत्र जारी करवाया था। तो ये पूछ लिया जाता है कि मजहर घोषणा पत्र किससे जुड़ा हुआ था? तो जो उलमा थे, उलमा से धार्मिक विषयों पे क्या था, मतभेद जो था उसको समाप्त करने के लिए कौन सा घोषणा पत्र लाया था? मजहर घोषणा पत्र लाया था। सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए दीने इलाही धर्म का स्थापना किया था। तो दीने इलाही धर्म का मेन उद्देश्य क्या था कि सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना। सुलह ए कुल नीति, अर्थ क्या है? सभी धर्मों को महत्व देना। इसका अर्थ सुलह ए कुल नीति का क्या है? सभी धर्मों को महत्व देना, आदर करना एवं धार्मिक सहिष्णुता को क्या करना? वृद्धि करना या प्रोत्साहित करना। धार्मिक कट्टरता का क्या करना? कम करना। ये सुलह ए कुल नीति का अर्थ होता है, ठीक। हम मजहर घोषणा पत्र देखें तो ये क्या था? दस्तावेज था जो समस्त धार्मिक मामलों में अकबर को धार्मिक मामलों का अंतिम व्याख्याकार घोषित करता था। तो ये एक ऐसा दस्तावेज था कि जो भी समस्त धार्मिक मामले होते थे वो अकबर को क्या करते थे? वो धार्मिक मामले का अंतिम व्याख्याकार घोषित करता था। अंतिम रूप से व्याख्या कौन करता था? मजहर घोषणा पत्र के अनुसार सबसे पहले कौन करता था? अंतिम रूप से अकबर करता था। इस पत्र से अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की थी। तो मजहर घोषणा पत्र से सुल्तान ए आदिल और इमाम ए आदिल की उपाधि धारण कौन किया था? अकबर ने किया था। इसे लाने का उद्देश्य उलमाओं के विरोध को क्या करना था? कम करना, और राजत्व की गरिमा को क्या करना था? बढ़ाना था। इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो शेख मुबारक खान ने इसको प्रारूप के मजहर घोषणा पत्र के प्रारूप को तैयार किया था। तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं दीने इलाही पे। दीने इलाही क्या था? कई वर्षों तक इबादत खाने की चर्चाओं को सुनने एवं विभिन्न धर्मों के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने के प्रतिफल के रूप में अकबर द्वारा क्या किया गया? दीने इलाही धर्म की स्थापना किया गया। तो कई वर्षों तक क्या किया था कि बहुत सारे धर्मों का चर्चाओं को सुना, उसके महत्वपूर्ण सिद्धांत थे उसको समझा, और उसके बाद अकबर ने एक दीने इलाही धर्म की स्थापना किया था। दीने इलाही धर्म की
प्रतीक क्या था ये देखें तो धार्मिक सहिष्णुता था दीन इलाही में, उदार लोकेश्वरवाद था, विभिन्न धर्मों के अच्छे सिद्धांतों का क्या था इसमें समावेशन था। दीन इलाही का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देखें तो एक राष्ट्रीय धर्म में परिवर्तन करना था जिसे हिंदू मुसलमान दोनों स्वीकार कर सकें, अर्थात एकेश्वरवाद पे आधारित ये सहिष्णुता का संदेश वाहक था। तो ध्यान रखना कि ये इसका उद्देश्य क्या था कि एक राष्ट्रीय धर्म बनाना, ऐसा राष्ट्रीय धर्म जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों स्वीकार कर सके। ठीक है, इसमें धर्मांतरण का कोई स्थान नहीं था, तो दीन इलाही धर्मांतरण को सपोर्ट नहीं करता था। ठीक, दीन इलाही के सिद्धांत क्या थे, इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। सम्राट को अपना क्या बनाना, आध्यात्मिक गुरु मानना, एकेश्वरवाद में विश्वास रखना, दानशीलता में विश्वास रखना, संसारिक इच्छा का क्या करना, परित्याग करना, शाकाहारी भोजन करना, विशुद्ध नैतिक जीवन व्यतीत करना। ठीक है, अल्प आयु या बांझ या गर्भवती स्त्रियों से शारीरिक संबंध का क्या था, निषेध था। अब देखते हैं चहार गाना ए इखलास, चहार गाना ए इखलास, ये दीन इलाही में दीक्षा ग्रहण करने के 4 चरण थे। दीन इलाही में दीक्षा ग्रहण करने के 4 चरण थे, उसी को चहार गाना ए इखलास बोला जाता था। क्या था 4 चरण? एक था जमीन, दूसरा था संपत्ति, तीसरा था सम्मान और चौथा था धर्म। ये 4 चरण थे किसे, ये दीन इलाही में दीक्षा ग्रहण करने के। ठीक है, अब अकबर के बाद कौन बनता है? अकबर के बाद बनता है सलीम या जहांगीर। ये 1605 में अकबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सलीम का जन्म कब हुआ था? 13 अगस्त 1569 में। इसके माता का क्या नाम था? मरियम उज्जामानी या जोधाबाई बोलते हैं। तो मरियम उज्जामानी पूछा जाए या जोधाबाई, एक ही है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो 3 नवंबर 1605 में आगरा में हुआ था। पहला विवाह इसने जहांगीर ने हरमल की पुत्री मानबाई से किया था और इससे पुत्र पैदा हुआ था, उसका नाम था खुसरो। ठीक है, दूसरा विवाह इसने उदय सिंह मारवाड़ की पुत्री से किया था और नाम क्या था? जगत गोसाई। इसके पुत्र में देखें तो खुर्रम था, जिसको शाहजहां बोला जाता है। तो उपाधि सलीम ने उपाधि कौन सी धारण की थी? तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, इसने इस नाम से उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा। भेरवाल का युद्ध कब हुआ था? 1606 में। इसका पुत्र था खुसरो, उसके द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। ठीक है ना, तो खुसरो को पराजित करके अंधा करवा दिया कौन? जहांगीर ने। खुसरो को सहायता करने वाले को अर्जुन देव जो थे उनको क्या कर दिया? जहांगीर ने फांसी दे दिया। अब्दुल रहीम खाने को कठोर यातनाएं दी। इत्माऊ दौला को, जो नूरजहां के पिता थे इत्मादु दौला, उनको क्या किया? कैद कर दिया। इसके बेटे मोहम्मद शरीफ को क्या कर दिया था? मौत के घाट उतरवा दिया था। और थानेश्वर के शेख नजीम को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया था? शेख निजाम को निर्वासित करके मक्का भेज दिया था। तो ये सब सहयोग किए थे खुसरो को। तो उसके संदर्भ में ये देखा जाता है, जिन्होंने खुसरो को सहयोग किया था उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया। अर्जुन देव को फांसी दे दिया, जो अब्दुल रहीम खाने को कठोर यातनाएं दिया, और इत्मादु दौला को, जो नूरजहां के पिता थे, उनको कैद कर लिया। और इत्मादु दौला के पुत्र थे मोहम्मद शरीफ, उनको मौत की सजा सुनाई। और थानेश्वर के जो शेख निजाम थे उनको निर्वासित करके कहाँ भेज दिया? मक्का भेज दिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा, ये इनका नाम था नूरजहां। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कंधार में। पिता कौन थे? गियास बेग थे या इत्मादु दौला बोला जाता था। और एक पूर्व विवाह इनका हुआ था अली कुली इस्ताजलू से, या ये कौन थे? शेर अफगान थे, ये मारा गया था। ठीक है, अली कुली इस्ताजलू जो थे उनसे पहले विवाह की थी मेहरुन्निसा या नूरजहां। नूरमहल नूरजहां बादशाह बेगम नाम दिया गया था जहांगीर के द्वारा। किसको? नूरजहां को। नूरमहल नूरजहां बादशाह बेगम, ये नाम दिया गया था जहांगीर द्वारा। अब नूरजहानी चौकड़ी पूछा जाता है, तो इसमें कौन कौन थे? तो एक तो नूरजहां थे, दूसरा खुर्रम था, इत्मादु दौला था जो इसके पिता थे, आसफ खान था जो नूरजहां का भाई था। और इन सबका शासन में मुख्य भूमिका थी। तो इन्हीं को बोला जाता है नूरजहानी चौकड़ी। तो ये ध्यान रखना, नाम देके पूछ लिया जाएगा ऑप्शन में। ठीक, जहांगीर ने निसार नामक सिक्का को चलाया था। ठीक है, निसार नामक, ध्यान रखना। सोने का जंजीर महल के बाहर बनवाया था, वो न्याय का प्रतीक था। वो सोने के जंजीर से घंटा बंधा हुआ था, उसको बजा के क्या करते थे? न्याय मांगा जाता था। बेर सिंह बुंदेला अबुल फजल की हत्या करती थी जहांगीर के कहने पे। तो पूछा जाता था कि अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो बेर सिंह बुंदेला ने किया था। किसके सहयोग कहने पे? जहांगीर के कहने पे। मान सिंह को बूढ़ा भेड़िया कहा जाता, किसके द्वारा कहा जाता था? जहांगीर के द्वारा। तो मान सिंह को बूढ़ा भेड़िया बोला जाता था। जो खुर्रम था, शाहजहां जिसको बोला जाता है, का विद्रोह दबाया किसने? महावत खां और परवज ने। तो परवेज और महावत खां ने खुर्रम का विद्रोह को दबाया था। जहांगीर का साम्राज्य का विस्तार देखें तो मेवाड़ अभियान करता है, ये अकबर अधीन नहीं कर पाया था। मेवाड़ में याद है ना, हल्दी
घाटी युद्ध हुआ था तब भी नहीं हो पाया था, कितने दूत भेजे थे तब भी नहीं होता। तो मेवाड़ अभियान किया था, जो अकबर के अधीन, अकबर ने क्या किया था, अधीन नहीं करवाया था। ये खुर्रम के नेतृत्व, खुर्रम कौन, शाहजहां के नेतृत्व में, और अमर सिंह में, अमर सिंह से संधि कर लिया। ठीक है, तो खुर्रम नेतृत्व करता थे मेवाड़ अभियान में, और अमर सिंह से क्या कर लिया, संधि कर लिया। कांगड़ा राजा विक्रमादित्य के अधिकार में ले लिया। कांगड़ा को किसने, राजा विक्रमादित्य बघेला ने अधिकार में ले लिया। कौन, कांगड़ा को। उसके बाद दक्षिण में देखें तो अहमदनगर दक्कन में अभियान किसने किया था, खुर्रम या शाहजहां ने किया था। इसी के जीत के उपलक्ष्य में खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी गई थी। तो याद रखना कि अहमद या दक्कन की जीत की उपाधि के खुर्रम को ने जीता था, तो उसी जीत के रूप में शाहजहां की उपाधि दिया गया था जहांगीर द्वारा। ठीक है, जहांगीर की धार्मिक नीति देखें तो ये भी उदारवादी नीति अपनाता था, धर्मांतरण का विरोध करता था। आईने जहांगीरी में लिखा था, और सुलह ये कुल नीति का अनुसरण करता था। ये भी अपने दरबार में दिवाली, होली, दशहरा, राखी, शिवरात्रि आदि त्योहार मनाने का रिवाज जारी रखा था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जहांगीर ने जारी रखा। दरबार में नवरोज धूमधाम से मनाया जाता था। मंदिरों और ब्राह्मणों को दान और उपहार देने का प्रथा जारी रखा था, जैसे अकबर ने जारी रखा था। जहांगीर के समय में कुछ इंपॉर्टेंट है कि पंजाब में गो हत्या बंद करवा दी थी किसने, जहांगीर ने। कभी कभी जहांगीर संकीर्ण मानसिकता के कार्यों का भी करता था। इसी के कारण उलमाओं को खुश करना था। इसका कारण क्या था कि जहांगीर कभी कभी संकीर्ण मानसिकता से काम करता था। क्यों, क्योंकि उलमाओं को खुश करना चाहता था। कांगड़ा अभियान को जिहाद की संज्ञा दी थी, और सांड, जो सांड होते हैं उनकी बलि दी थी। गुजरात के जैन मंदिरों को बंद करने का आदेश दिया था। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो वो संकीर्ण मानसिकता से कार्य किया था। जहांगीर की देखें तो धार्मिक रुचि का मुख्य विषय क्या था, एकेश्वरवाद था, मूर्ति पूजा का खंडन था, अवतारवाद को अस्वीकार करना था। जहांगीर का शेख अहमद सरहिंदी से क्या था, विरोध था या मनमुटाव था, किससे, शेख अहमद सरहिंदी से था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीकांत हिंदुओं का जज नियुक्त किया था जहांगीर। इसको श्रीकांत ने बोला है कि हिंदुओं को का जज नियुक्त किया गया था। सूरदास को ये जहांगीर ने आश्रय दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट। जहांगीर के समय में पुर्तगाली जो आए थे उनके बारे में देखें कि कौन कौन आया था। तो विलियम हॉकिंस आया था। ये दूतों का क्रम है जो अंग्रेज थे। ठीक है, विलियम हॉकिंस आया था, ये सूरत में आया था हेक्टर नामक जहाज से। विलियम हॉकिंस आया था। उसके बाद पॉल केनिंग आया था 1612 में। विलियम एडवर्ड आया था 1615 में, और थॉमस रो आया था 1615 में। तो ये ध्यान रखना, ये सीक्वेंस है, इसे याद रखना। जहांगीर काल में चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। जहांगीर का काल जो होता है वो चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। इत्र बनाने की विधि किसने खोजा था, असमत बेग, जो नूरजहां की मां थी। आईने जहांगीरी यह जहांगीर द्वारा जारी किए गए 12 अध्यादेशों का क्या था, समूह था। तो आईने जहांगीरी क्या था, यह जहांगीर द्वारा जारी किए गए 12 अध्यादेशों का क्या था, समूह था। तो बस आज इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक लेक्चर और होगा, मुगल काल समाप्त हो जाएगा, और अच्छे से यहाँ से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं कर पाए अगर मुगल से पूछा जाता है, ये मेरा यकीन है। चलिए, थैंक यू सो मच।